गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके पार्ट नंबर 10 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 9 तक हमने कर लिया और हम कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट की संकुलन प्रवृत्ति। एस ब्लॉक एलिमेंट की संकुलन प्रवृत्ति, एस ब्लॉक के तत्वों की संकुलन प्रवृत्ति। संकुलन प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है वो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो संकुलन प्रवृत्ति को शो करते हैं। तो संकुल प्रवृत्ति के लिए हमने कुछ आवश्यक शर्त भी रखी थी कि 3 आवश्यक शर्त होनी चाहिए। उसका आकार छोटा होना चाहिए, उस पर आवेश अधिक होना चाहिए और उसके पास खाली कक्षक भी उपलब्ध होने चाहिए। तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की अगर हम बात करें तो क्षार धातु जो होते हैं उनमें संकुलन बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है और क्षारीय कम पाई जाती है, और क्षारीय मृदा धातु हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे ब्लॉक के एलिमेंट सबसे पहले आते हैं, अपने आवर्त में सबसे बड़े सदस्य माने जाते हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ संकुलों का निर्माण भी किया था और फिर हम क्षारीय मृदा धातु का संकुलन की बात कर रहे थे। बेरिलियम फ्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहे थे। BeCl2 की बात कर रहे थे हम। BeCl2 +2 से संयोजकता होती है और BeCl2 की फॉर्मेशन करता है। तो इसके अंदर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 1s2 और 2s2 होता है। जनरल स्टेट के अंदर हम अगर देखें तो इस तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2 1s के अंदर और 2 2s के अंदर और 2p इनका खाली रहता है। तो संकुल बनाने के लिए आवश्यक शर्त यही होती है कि उसका आकार छोटा होना चाहिए। बेरिलियम का आकार सेकंड वर्ग की धातु है, सेकंड वर्ग का एलिमेंट है। तो फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट की धातुओं या फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट के जो तत्व होते हैं उनसे सेकंड वर्ग के जो तत्व हैं उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका आकार भी छोटा है, इस पर आवेश भी अधिक ही है और इसके पास खाली कक्षक भी उपलब्ध है, तो ये आसानी से संकुल बना सकता है। तो बेरिलियम फ्लोराइड जो है, बेरिलियम फ्लोराइड के अणु में बेरिलियम का जो संकरण होता है वो sp होता है। भी अगर इसकी कंडीशन लें अपने, ये तो साधारण इलेक्ट्रॉनिक जनरल स्टेट लेंगे तो अपने क्या लेंगे? 2s और 2p लेंगे। इसमें एक भी नहीं, एक्साइटेड स्टेट लेंगे तो ये इसमें एक चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा। एक s और एक p मिलकर के क्या हो जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। तो अगर बेरिलियम क्लोराइड या बेरिलियम फ्लोराइड की बात करें तो बेरिलियम फ्लोराइड के अंदर क्या होता है? sp संकरण होता है। क्या होता है? sp संकरण होता है। लेकिन अगर इसके पास खाली कक्षक उपलब्ध है तो हम क्या कर सकते हैं? इसके साथ 2 फ्लोराइड और जोड़ सकते हैं। sp संकरण के अकॉर्डिंग इसकी जो आकृति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रेखीय अणु हो जाएगी, रेखीय टाइप का अणु माना जाएगा ये। लेकिन हम क्या करते हैं? 2 फ्लोराइड का युग्मन करवाते हैं, 2 फ्लोराइड को इसके साथ जोड़ देते हैं और जोड़ करके हम क्या करेंगे? BeF4 2 नेगेटिव प्रकार का संकुल बना देंगे। BeF4 2 नेगेटिव प्रकार का संकुल बना देंगे। तो उस टाइम इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, एक P संकरण क्या हो जाएगा इसका? इस कंडीशन में
sp3 संकरण आ जाएगा। इस कंडीशन में sp3 संकरण हो जाएगा और इसकी ज्यामिति या आकृति कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय हो जाएगी, चतुष्फलकीय हो जाएगी। जब हम बेरिलियम फ्लोराइड के साथ 2 फ्लोराइड जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में इसकी जो आकृति है वो चतुष्फलकीय हो जाएगी। पहले बेरिलियम फ्लोराइड था वो sp संकरण का था, उसका आकार छोटा है, उस पर आवेश अधिक है। हमने 2 फ्लोराइड उसके साथ जोड़ दिए और BeF42 नेगेटिव बन गया और ज्यामिति कैसी आ गई? चतुष्फलकीय है। तो ये संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। बेरिलियम फ्लोराइड वाला संकुल बनाने के साथ साथ और भी कई संकुल बना सकता है आसानी से। इनके संकुल की बात करें तो बेरिलियम एक संकुल बना सकता है, बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन। बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन, बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन। इसके अंदर ऑक्जिलेट जो होता है वो इसके साथ जुड़ा रहता है। C2O4 2 नेगेटिव फॉर्म होती है इनकी। ये बेरिलियम, यहाँ O और O ये O इस तरीके से, यानी कि बेरिलियम के पास 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। इनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। इसके साथ कार्बन जोड़ देंगे और इसके साथ भी कार्बन जोड़ देंगे। इसके साथ कार्बन और इसके साथ भी कार्बन। ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ये आपस में जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O और ये आपस में जुड़ जाएगा। ये क्या है? बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन है। ब्रैकेट लगा करके यहाँ ऊपर क्या लगा देंगे? 2- और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन, बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन। तो ये भी एक प्रकार का संकुल है, बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन। बेरिलियम के साथ ऑक्जिलेट लिगेंड जुड़ करके एक संकुल का निर्माण करता है जिसको बोला जाता है बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन। लेकिन इसके बेरिलियम जो होता है फ्लोराइड को जोड़ करके संकुल बनाया BeF42 नेगेटिव, ऑक्जिलेट को जोड़ करके बेरिलियम ऑक्जिलेट आयन बनाया। इसके अलावा बेरिलियम एसीटेट से भी जुड़ करके बेरिलियम एसीटेट आयन बना सकता है, बेरिलियम एसीटेट आयन बना सकता है। तो उसकी हम संकुल बना करके देखें। अब कुछ हमने क्षार धातु की बात की, अब हम क्षारीय मृदा धातुओं की बात कर रहे हैं। बेरिलियम की बात करते हैं हम। ये बेरिलियम, फिर यहाँ बेरिलियम, इस तरीके से 4 बेरिलियम जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एसीटेट जोड़ दिया, इसके साथ यहाँ एसीटेट जोड़ दिया, ये जुड़ गया। यहाँ एसीटेट जोड़ दिया, ये इसके साथ जुड़ गया और ये एसीटेट जोड़ दिया, ये इसके साथ जुड़ गया। एक एसीटेट हमने यहाँ जोड़ दिया, एक एसीटेट हमने यहाँ जोड़ दिया, इस तरीके से।
इसको बोला जाएगा क्षारीय बेरिलियम एसीटेट, जिसको ऐसे लिखा जाता है Be4CH3COO6, इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें 4 बेरिलियम के परमाणु और इसके अलावा 6 एसीटेट 1 2 3 4 5 और 6, इसको ऐसे कर देते हैं अपने। ये बॉन्डिंग कर देते हैं और ऐसे ये बॉन्डिंग कर दी हमने इस तरीके से, और ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरीके से। ये बेरिलियम का एसीटेट संकुल है। बेरिलियम एसीटेट के साथ मिलकर के भी बेरिलियम एसीटेट संकुल बना सकता है, जिसमें 4 बेरिलियम के सदस्य और 6 एसीटेट के सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने कुछ क्राउन ईथर से संबंधित बातें की थी, क्राउन ईथर से संबंधित चर्चा की थी। क्षार धातु से संबंधित भाग माना जाता है क्राउन ईथर को। 1967 के अंदर पिंडरसन नामक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले क्राउन ईथर के बारे में बताया था। इसके बाद में J.M. लेहन और D.A. ड्रेम जो साइंटिस्ट था, उसने भी कुछ क्राउन ईथर के बारे में बताया था। J.M. लेहन और D. क्रेम, शायद पहले मैंने ड्रेम बोल दिया था, सॉरी, क्रेम है, D. क्रेम है, ये ड्रेम नहीं है। तो इन्होंने कुछ क्राउन ईथर से संबंधित बातें बताई थी, कुछ स्ट्रक्चर भी बनाई थी, जिसमें हम पहली स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहली आती है लिथियम बेंजो 12 क्राउन संकुल। लिथियम बेंजो 12 क्राउन संकुल, लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4 संकुल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक तो लिथियम है हमारे पास में, एक बेंजीन है हमारे पास में, 12 सदस्य हैं और 4 ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नाम हो गया लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4 संकुल। एक लिथियम मेटल क्षार धातु जिसको बोला जाता है, जो क्राउन संकुल बनाने में भाग ले सकता है, क्राउन संकुल बना सकता है। तो एक लिथियम, एक बेंजीन, 12 सदस्य और 4 ऑक्सीजन, जिनकी स्ट्रक्चर बनाए हम। तो सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन, ये बेंजीन बना दी हमने, और बेंजीन के साथ में ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और ये आगे किसके साथ जुड़े हुए हैं, लिथियम के साथ में। लिथियम के साथ 4 ऑक्सीजन इस तरीके से जोड़ देंगे, इसके साथ यहाँ CH2 ये, फिर यहाँ CH2 ये इसके साथ जोड़ देंगे, और CH2 और CH2। ये हमारी क्राउन ईथर की जो स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ सदस्य गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 और 12। इस वलय को बनाने में 12 सदस्य भाग लेते हैं। तो लिथियम है, बेंजीन है, 12 क्राउन और 4 संकुल, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। तो इसका नाम हो गया 12 लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4 संकुल, जिसके अंदर एक बेंजीन वलय और 12 परमाणु और 4 ऑक्सीजन मेटल को घेरे हुए हैं, जिसको बोला जाता है क्राउन स्ट्रक्चर। जिसको क्या बोला जाता है, क्राउन स्ट्रक्चर। इसके अलावा
दूसरी स्ट्रक्चर की हम बात करें जिसका नाम है पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6 संकुल 18 क्राउन 6 संकुल जिसके अंदर पोटेशियम भाग लेता है। इसकी स्ट्रक्चर बनाएं। एक बेंजीन रिंग हमने यहाँ बना दी इस तरीके से, और एक बेंजीन रिंग यहाँ बना दी अपने इस तरीके से। ये ऐसे जोड़ दें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर जोड़ दें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जैसे इसमें जोड़ा था। ये पोटेशियम जिसके यहाँ ऑक्सीजन, ये इस तरीके से 6 बॉन्ड बनाए हुए ऑक्सीजन आपस में, इस तरीके से कर दिया हमने। ठीक है, इसको ऐसे भी रख सकते हैं अपने, ऐसे रख देते हैं क्योंकि संकुल बनाते हैं तो इस तरीके का निशान आता है। ठीक है, अब इसके बीच में CH2 ये, फिर यहाँ CH2 और ये, फिर यहाँ CH2 और यहाँ, और ये CH2 और यहाँ। ये हमारी जो है वो क्या है, पोटेशियम। एक पोटेशियम है, डाइबेंजो का मतलब 2 बेंजीन रिंग है, 18 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18। तो ये क्या है, पोटेशियम एक ही है। बेंजीन कितनी है, 2, तो पोटेशियम डाई बेंजो। टोटल सदस्य कितने आ गए, 18 क्राउन। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6 संकुल। तो इस तरीके से इनका नाम रखते हैं। तो ये हमारी थी लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4 संकुल, ये पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6 संकुल। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और बनती है क्राउन से संबंधित, क्राउन की तरह ही, लेकिन उसको क्राउन नाम नहीं दिया गया है, उसको नाम दिया गया है क्रिप्टेड स्ट्रक्चर बनाते अपने, उसको भी बनाते अपने। फिर उसके बाद में हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को 2 बार बना लोगे तो आप आसानी से बना सकते हो। मैंने इसमें कोई मिस्टेक ना हो इसलिए पहले ही बना दिया। थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर थी, Mg के साथ में 4 नाइट्रोजन जोड़ दिए, फिर उनको आपस में इधर कार्बन से मैं बताऊंगी, आपको समझा दूंगी दोबारा बना करके। एस ब्लॉक के तत्वों की संकुलन प्रवृत्ति के अंदर अब हम एक स्ट्रक्चर क्राउन ईथर की तरह ही होती है, जिसको क्राउन ईथर भी नाम दे सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर का नाम है क्रिप्टेट। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्रिप्टेट। अब क्राउन ईथर जो लिया था उसके अंदर तो कार्बन ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े थे और कोई तीसरा परमाणु नहीं था। बेंजीन रिंग थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, क्रिप्टेट। क्या रखा जाता है, क्रिप्टेट। जैसे नाइट्रोजन इधर और इधर ऐसे जुड़े रहते हैं, और इधर भी नाइट्रोजन इधर और इधर जुड़े रहते हैं। ये कार्बन CH2 और O, फिर CH2 और O और CH2 और CH2, इस तरीके की स्ट्रक्चर मानी जाती है जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो उनको कैसे ऊपर नीचे शो कर सकते हैं अपने, जैसे यहाँ CH2 O और CH2 O
और CH2 और इस तरीके से यहाँ CH2 O और CH2 और O और CH2 और ये इसके साथ में। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्रिप्टेट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ऑक्सीजन तो होते ही होते हैं, उसके साथ में नाइट्रोजन परमाणु भी पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है क्रिप्टेट स्ट्रक्चर। क्या रखा जाता है? क्रिप्टेट स्ट्रक्चर। ये हमारे कुछ जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति जिनके अंदर पाई जा रही थी, जो लिथियम थे, पोटेशियम थे, इनकी बात की, क्राउन ईथर की बात की हमने, बेरिलियम सेकंड वर्ग का जो एलिमेंट होता है, इसके अलावा हमारे पास Mg और कैल्शियम भी कुछ प्रकार के संकुल बनाते हैं, जिनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, जिनका आकार क्षार धातु की अपेक्षा छोटा होता है और उन पर आवेश भी ज़्यादा होता है, तो वो भी कुछ संकुल बना सकते हैं। जैसे हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मानी जाती है, और जो कौन सा एलिमेंट बनाता है? मैग्नीशियम। और पृथ्वी पर जीवन अगर संभव है तो क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन महत्वपूर्ण माना जाता है, और जीवन महत्वपूर्ण है इसलिए इस स्ट्रक्चर को पढ़ना भी जरूरी है। मैग्नीशियम आयन जो होता है वो एक विषम चक्रीय कार्बनिक स्ट्रक्चर पोरफायरिन के केंद्र में स्थित होता है और जो 4 नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले हम ये मैग्नीशियम यहाँ और इसके साथ में नाइट्रोजन, आप इस प्रकार से 4 नाइट्रोजन जोड़ सकते हो, फिर इसको आगे कार्बन से जोड़ सकते हो। इस तरीके से ये कार्बन से जुड़ गई, ये कार्बन, फिर इसको कार्बन से जोड़ दो आगे, फिर ये कार्बन और इसको कार्बन से जोड़ दो आगे, और ये कार्बन और इसको कार्बन से जोड़ दो आगे। ऐसे ही तो बनाई हुई है। फिर आगे इसको कंप्लीट कर दो। कंप्लीट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? CH और ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? CH3 आ गया। ऐसे बना सकते हो आप। इसके अलावा ये आगे फिर एक और कार्बन के साथ में इस तरीके से जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन, और जो ये स्ट्रक्चर बना सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है भाई, हाँ ठीक है, ये कार्बन C और यहाँ एक कार्बन और इसके साथ जुड़ गया, यहाँ ये डबल बॉन्ड से शो कर दिया जाएगा, और ये CH3, फिर सिंगल, ये डबल बॉन्ड यहाँ H आ जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो आप आगे इस तरीके से, C2H5 आगे जुड़ जाएगी, फिर इधर इसके साथ H जोड़ सकते हो, ये डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से आगे एक स्ट्रक्चर और बन जाएगी, इधर यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर और बन जाएगी कार्बन से जुड़ करके आगे। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को 2 बार बना लोगे तो क्लोरोफिल की संरचना आपको आ जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनी जाती है जो मैंने बोर्ड पर बनाई है। ये तो मैंने बनाने का तरीका बताया है आपको। ये देखिए, ये Mg 4 नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, इधर ये कार्बन और ये कार्बन जोड़ दिया, फिर ये कार्बन जोड़ दिया, फिर ये कार्बन जोड़ दिया, और ये कार्बन जोड़ दिया, फिर डबल सिंगल और इसके साथ में यहाँ पर H जुड़ जाएगा, H नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे डबल हो जाएगा, फिर डबल सिंगल, ये कंडीशन आती है, फिर सिंगल और डबल आ जाएगा, फिर सिंगल डबल, और फिर उसके बाद में सिंगल और डबल, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसके तो कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा भाई, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सिंगल डबल, तो सिंगल डबल इस तरीके से बॉन्डिंग आते हैं। इस कार्बन के साथ CH2 CO2 C20H39, इसके साथ CO2
CH3 जोड़ दिया हमने, यहाँ डबल बॉन्ड इसके साथ CH3 जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ C2H5, यहाँ RH CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है जो मैग्नीशियम बनाता है। कई बार पेपर में सीधी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बनानी भी आ जाती है, तो ये आप देख लेना। इसमें वैसे तो कोई समझाने वाली बात नहीं, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा कैल्शियम भी एक महत्वपूर्ण संकुल का निर्माण कर सकता है। कैल्शियम और वही स्ट्रक्चर मैग्नीशियम भी बना सकता है, मतलब दोनों बना सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, M+2 ले लेंगे, भी दोनों ही बना सकते हैं ये स्ट्रक्चर। और उसके बाद में COO CH2 COO CH2 और ये आपस में नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, CH2 और N और CH2 COOH और CH2 COOH। ये मेटल EDTA के साथ में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके संकुल का निर्माण करता है। तो मेटल के लिए M लगा देंगे हम, ये 4 बॉन्डिंग करेंगे इसकी, ये 2 तो ऑक्सीजन के साथ में और ये 2 नाइट्रोजन के साथ में जुड़ी रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से इसको डॉट 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 से शो कर देंगे। अब जो नाइट्रोजन है वो तो किसके साथ जुड़ा रहेगा, जो नाइट्रोजन है वो तो किसके साथ जुड़ा रहेगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये किसके साथ जुड़ गई, CO और CH2, इस तरीके से जोड़ देंगे। ये CO और CH2 इसके साथ जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन O CO CH2 और यहाँ से फिर O CO और CH2 स्ट्रक्चर, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। और फिर ये आपस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन की 1 और 2 बॉन्डिंग हो गई, तो ये CO और CH2 ये इसके साथ जुड़ गया। और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, CO और CH2 इसके साथ में। तो ये एक प्रकार का संकुल है जो इस तरीके से जुड़ा रहता है। और इसके अलावा CH2 CH2 और ये CH2 इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो ये है MEDTA की स्ट्रक्चर, MEDTA की का संकुल, जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही संकुल बना सकते हैं। तो ये कुछ संकुलों से संबंधित बातें थी जो हमारी संकुलन प्रवृत्ति है, या S ब्लॉक एलिमेंट की जो संकुलन प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु का आकार बड़ा होता है क्षारीय मृदा धातु की तुलना में। तो क्षार धातु क्या होती है, छोटे ही संकुल बनाती है, ज़्यादा बड़े संकुल नहीं बनाती। लेकिन क्षारीय मृदा धातु जो है वो बड़े संकुल बना सकती है। तो ये कुछ बड़े संकुल से संबंधित बात थी, जिसमें सबसे बड़ा संकुल क्लोरोफिल को माना जाता है, जो क्षारीय मृदा धातु मैग्नीशियम आयन है वो बनाता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकुल माना जाता है क्लोरोफिल, जिसको बनाना आवश्यक होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम EDTA के साथ में या कैल्शियम EDTA के साथ में मिलकर भी संकुल का निर्माण करते हैं। ये इस तरीके का संकुल है, जिसमें से क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये कुछ संकुल से संबंधित बातें हमने की। अब हम S ब्लॉक के जैविक कार्य से संबंधित चर्चा करेंगे। और जैविक कार्य का मतलब होता है S ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। भाई संकुल से संबंधित बात हो गई, अब हम जैविक कार्य से संबंधित बात कर रहे हैं। तो जैविक कार्य का मतलब हमारे जीवन में S ब्लॉक एलिमेंट के जो S ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका क्या महत्व है। जैसे सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम,